हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में आज हम मैला आंचल उपन्यास के भाग 1 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीले साबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे से हाँकना, कन्या साहब की कोठी देखेगी। यही है मैके साहब की कोठी, वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा सा पीछे खिसकाकर झाँकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी, यहाँ साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ी यहाँ कुछ देर रुकती है। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियाँ जंगलों से जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज। रौतहट स्टेशन के 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाड़े चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबड़ी ताड़ी रोक साला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर है, कहीं बैर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मैरीगंज की कोठी। आज से करीब 45 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया कि आज से इस गांव का नाम हुआ मैरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और क्या कहाँ जाता। साहब ने 50 कोड़े लगाए गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने से एक अज्ञात आशंका होती है, कौन जाने। गांव का नाम बदलकर रौतहट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मैम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ। यदि आज होती तो वो सुना देती, आहा परियों की तरह साहब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने से ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया, मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस के पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहतट की ओर दौड़ाया। रोहतट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले ही चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रोहतट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज से किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी। किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मैरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ
और नीलहे साहबों की कोठियों की दीवारें अर्राकर गिर पड़ीं। साहबों ने कोठियाँ बेचकर जमींदारी खरीदनी शुरू कर दी। बहुतों ने व्यापार आरंभ कर दिया। मार्टिन की दुनिया पहले से ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता रहता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे काके भेज दिया और काके के पागल खाने में उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बागीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं आते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया, इसलिए आम का बागीचा साफ सुथरा है। किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भुतहा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल में एक प्रेतनी निकली, नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया, बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब में एक धारा बहती है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है, मछली और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोसी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतहट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी या ब्याह या श्राद्ध या भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े की घूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पे चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिन कर ले जाता था और भोज समाप्त होने पर कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव की 2 रायें हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है कि वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वालों का कहना है कि वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों में यादवों के दल में भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशियों को छत्री की मान्यता नहीं दी है। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के छत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चेतावनी दे दी, बात तूल पकड़ने लगी। दोनों ओर लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कह रहे थे, यादवों की सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब ही कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कालिकाल उपस्थित है। राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा लें। लेकिन बात बढ़ी नहीं, न जाने कैसे धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी आज भी कहते हैं, यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूमफोड़ छत्री तो कभी नहीं सुना था। शिव हो, शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग सुविधा अनुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राजपरबंगा के तहसीलदार हैं।
तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पे तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे की ज़मीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली के गांव को अन्य जाति के लोग मलिका टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट में सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद जी के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राजा परबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद जी के दादा राज परबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे ज़मीन की लिखा पढ़ी कर दी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था, इसलिए वह इनाम में महारानी ने इन्हें दान पत्र पे लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खेलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा था। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसों की बात जब चारों तरफ फैल गई तब खेलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे ज़मीन की बंदोबस्ती हो गई। अब तो 150 बीघे ज़मीन हो गए। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पे रह के हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव छत्री टोली को अब भी गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा बसता है। 4 बजे दिन में से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढीना ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव में मुख्य पैदावार है धान, पाट, खेसरी। रबी फसल कभी अच्छी हो जाती है। इस प्रकार भाग 1 का दूसरा अध्याय खत्म होता है। इसमें हम पात्रों के बारे में तथा वहाँ की रहन सहन के बारे में ही जानते हैं। तो चलिए इस यात्रा का हिस्सा बनिए और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।